नमस्कार दोस्तों, आपकी जो क्लास है, जो आपका पेपर का वर्ग 3 है, उसमें टॉपिक है पर्यावरण। उसके अंतर्गत है अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत हम मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं या जो इसरो आपका है, उसके द्वारा हाल ही में जो भी आपके अंतरिक्ष यान या उपग्रहों को छोड़ा गया है, उनके बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे। यदि हम अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें तो इसके लिए हमें मुख्य रूप से 3 बातों का या 3 बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके पहला तो आपका स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन क्या है? स्पेस स्टेशन का तात्पर्य है वो क्षेत्र जहां से किसी भी उपग्रह को या सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। और यदि स्पेस स्टेशन की बात करें तो वर्तमान में भारत या जो आपका इंडिया है, इसमें 3 महत्वपूर्ण स्पेस स्टेशन है। जैसे TERNS, BERNS और SDSC। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, बालासोर इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन और सतीश धवन स्पेस सेंटर। यदि इनके मुख्यालयों की बात करें कि आपका जो थुम्बा है, यह मुख्य रूप से पड़ता है केरल में, बालासोर उड़ीसा और आपका जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, यह पड़ता है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो वर्तमान समय में जो आपका इसरो है, जो मुख्य रूप से अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करता है, और इसरो इन 3 स्टेशन के माध्यम से अपने किसी भी उपग्रह को प्रक्षेपित करता है या लॉन्च करता है। तो वर्तमान में 3 ही आपके हैं, TERNS, BERNS और SDSC। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, बालासोर इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, सतीश धवन स्पेस सेंटर। यदि हम थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग की और BERNS की बात करें तो यहां से केवल साउंडिंग रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट को ही प्रक्षेपित किया जाता है। अब साउंडिंग रॉकेट क्या है? साउंडिंग रॉकेट मुख्यतः वे रॉकेट होते हैं जो कि वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन के लिए छोड़े जाते हैं, या जिनके माध्यम से हम केवल वायुमंडल की ऊपरी परतों का अध्ययन करते हैं। और आपके जो उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह, अब उपग्रह की बात करें तो उपग्रह भी 2 प्रकार के हैं आपके, एक कृत्रिम उपग्रह और एक प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह वे होते हैं जो कि प्रकृति में पहले से विद्यमान है। जैसे चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। और वहीं यदि हम कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो कृत्रिम उपग्रह वे कहलाते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं या जिन्हें वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनाते हैं। जैसे आर्यभट्ट है, जो आर्यभट्ट है, ये एक कृत्रिम उपग्रह है और भारत के द्वारा सबसे पहला उपग्रह है जिसे छोड़ा गया था। पर जो आर्यभट्ट था, इसे भारत के स्पेस सेंटर ने नहीं छोड़ा, ये छोड़ा गया था आपका रूस की सहायता से। यदि अगला जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो है आपके लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल या इन्हें कहते हैं प्रक्षेपण यान। प्रक्षेपण यान। प्रक्षेपण यान का अर्थ है वो गाड़ी जो कि किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाए। तो वर्तमान समय में इसरो के 5 निम्न प्रकार के, या जैसे आपका SLV होगा, PSLV है, ASLV है, GSLV है, ये सारे क्या है? प्रक्षेपण यान है या लॉन्च व्हीकल है जो किसी भी उपग्रह को ले जा सकते हैं। जैसे SLV, ASLV, PSLV, GSLV और लास्ट में अवतार।
इन 5 प्रकार के लॉन्च व्हीकल के माध्यम से जो इसरो है किसी भी उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ सकता है, जिनमें से आपका SLV और ASLV इनका प्रयोग वर्तमान में बंद कर दिया गया है, या इनको अब या इसके द्वारा किसी भी उपग्रह को छोड़ा नहीं जाता है। समझा ना? जो SLV था और ये दोनों अब समाप्त हो चुके हैं, या ये केवल अब इनके द्वारा किसी भी उपग्रह को छोड़ा नहीं जाता है। दूसरी बात करें PSLV की और GSLV की। जो PSLV है इन्हें कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसे व्हीकल जो किसी भी उपग्रह को उनकी ध्रुवीय कक्षा, पूरा मतलब ध्रुवीय कक्षा, उनकी ध्रुवीय कक्षा में स्थापित कर सकता है। तो आपका ये PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और वही GSLV की बात करें तो जो PSLV है इसकी क्षमता GSLV से कम के, जो PSLV होता है आपका ये मुख्यतः कम भारी का, जिनमें भार नगण्य होता है, उनको ले जाने में सक्षम होता है। और जो GSLV है आपका ये PSLV से अधिक भारी उपग्रहों को ले जा सकता है। ये तीन चीज समझ आपका कि लोगों को पहला स्टेशन है। मान लीजिए यदि हमें कहीं जाना है तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम? स्टेशन, कोई भी सकता बस स्टैंड वगैरह है या रेलवे स्टेशन, कुछ भी। तो इसी प्रकार यदि भारत ये जो इसरो है आपका उसको किसी भी उपग्रह को लॉन्च करना है तो वर्तमान में केवल 3 ऐसे स्टेशन है जहां से हम किसी उपग्रह को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है ना? इसमें TERLS है आपका, BERLS है और SDSC है। जो आपका TERLS है यह केरल में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर केरल में है। वहीं BERLS की बात करें यह आपका उड़ीसा में है, और जो SDSC है यह आपका आंध्र प्रदेश में है। जितने भी वर्तमान में आपके कोई भी उपग्रह छोड़ा जाता है सबके सब आपके श्रीहरिकोटा से ही प्रक्षेपित किए जाते हैं। या जो SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, न्यूज में कोई भी आपको उपग्रह मिले कि ये इस उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के माध्यम से किया गया है तो सेंटर कहाँ होगा आपका? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश होगा। वहीं पर यदि लॉन्च व्हीकल की बात करें तो 5 प्रकार के लॉन्च व्हीकल है। पहला है SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सबसे पहले इसरो के माध्यम से SLV को बनाया गया। इसके लिए किसी भी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए। तो SLV बना, ASLV की क्षमता कम थी, उसके बाद बना आपका ASLV, PSLV, GSLV और अवतार। जो अवतार है यह आने वाली पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। मतलब कि जो आपके SLV, ASLV, PSLV और GSLV है ये मुख्य रूप से ऐसे लॉन्च व्हीकल है जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समझ में नहीं आ रहा? मतलब कि यदि इनका प्रयोग एक बार कर लिया गया तो दोबारा फिर इनका प्रयोग नहीं हो सकता है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अवतार को लाया गया। अवतार का अर्थ होता है कि जो व्हीकल जाएगा और लौट के वापस उसी जो आपका सेंटर है वहीं पर स्थापित हो जाएगा। तो ये आपके इन चारों में ये समस्या थी, परंतु जो अवतार है इसको विकसित किया जा रहा है। समझ? यदि हम ASLV की बात करें तो यह मुख्य रूप से जो ईंधन होता है इसमें ईंधन के 4 चरण हैं। मतलब ईंधन क्या होता है? 4 चरणों में दहन होता है ईंधन का। प्रथम चरण, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 चरण है ईंधन के जहां पर ईंधन का दहन होगा। यदि हम ईंधन की बात करें तो यहां पर केवल ठोस ईंधन का ही प्रयोग होगा। और जो आपके चरण होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी लॉन्च व्हीकल को छोड़ा गया तो सबसे पहले जो आपका क्रम 1 का ईंधन है ये इसका दहन होगा। जब इसका दहन पूर्ण हो जाएगा तो ये इस सैटेलाइट से अलग हो जाएगा और दूसरे में ईंधन का जो दहन है स्टार्ट कर दिया जाएगा।
इसी प्रकार इसी क्रम में सारे जो आपके स्टेज वगैरह इधर की है सारे जल जाते हैं। समझा गया ना? जो जो आपका एसएलवी था यहाँ पर इधर के 4 चरण थे, परंतु जब एएसएलवी आया तो इन चरणों की संख्या पे 5 कर दी गई। क्या हो गया ये? 5 चरण, या इधर के जो इधर का लंबा कितना कर दिया? 5 चरणों में। इसकी मुख्य आवश्यकता क्यों महसूस हुई? क्योंकि जो आपका एसएलवी था यह केवल 40 किलोग्राम तक या 150 किलोग्राम है, इसके बीच के ही किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित कर सकता था। इस समस्या से या इस समस्या को खत्म करने के लिए एएसएलवी को लाया गया, और जो एएसएलवी है इसमें जो इधर के चरण 4 थे इन्हें बढ़ाकर 5 कर दिया गया। समझा कि यार? इसके बाद जब आपका पीएसएलवी आया तो यहां पर फिर से जो इधर के चरण थे उनको 4 कर दिए गए। पहले में कितने थे? 4, दूसरे में कितने? 5, और आपके तीसरे में फिर 4 कर दिए गए। तो यहां से जो मालूम प्रश्न बनेंगे कैसे आपके? जैसे मान लिया गया कि जो TERLS कहां पर स्थापित है, या जो TERLS है भारत के किस राज्य में स्थापित है, या इसका मुख्यालय भारत के किस राज्य में है? तो केरल में हो गया। या सतीश धवन स्पेस सेंटर भारत के किस राज्य में स्थित है, या इसका मुख्यालय कहां है ना? तो आपका आंध्र प्रदेश में है। या मान लिया गया कि निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा किसी उपग्रह को ले जाने वाला लॉन्च व्हीकल है या प्रक्षेपण यान है। मान लीजिए SLV-3 है ना, जैसे मान लीजिए SLV, इस बार ASLV, PSLV और DLS। उसी मतलब एक ऑप्शन अलग कर दिया आपको, या इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है जो कि किसी उपग्रह को ले जाने सक्षम है। तो मान लो कि 5 प्रकार के केबल व्हीकल है, जिसमें से आपका SLV, ASLV, PSLV, DSLV और अवतार, जिसमें से अवतार पर वर्तमान में भी कार्य कर रहा, मतलब ये अभी प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। ये समझा गया ना? इसके बाद आपका SLV में इधर के 4 चरण थे, ASLV में कितने थे? 5 चरण थे, फिर PSLV चरण संख्या 4 कर दी गई। और जो इसका पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण, इसमें जो पहला और तीसरा चरण है यहां पर ईंधन के रूप में ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया, ठीक है ना? और जो दूसरा और चौथा चरण है इसमें द्रव ईंधन का प्रयोग किया गया था। APSLV का समझ रहे नहीं आपके? यहाँ ईंधन कितने थे? चरण संख्या 4 है। पहला और तीसरा कैसा है? ठोस है। दूसरा और चौथा कैसा है? द्रव है आपका, ठीक है ना? इसके बाद जो आपका GSLV था, यहां पर जो ईंधन के चरण वगैरह थे इनको कर दिया गया 3। पहले में 4, दूसरे में 5, तीसरे में क्या है? पहले 4, चौथे में 3 कर दिए गए। और यहां पर दिया आपके ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और क्रायोजेनिक इंजन। समझा कि नहीं यार? ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक इंजन। इसमें जो क्रायोजेनिक इंजन है इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उपयोग किया जाता है बहुत ही निम्न ताप पर, ठीक है, जिससे कि इसकी क्षमता बढ़ जाती है ईंधन। तो जो आपका GSLV है ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक इंजन। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रक्षेपण यान में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है? तो GSLV में, ठीक है ना? या क्रायोजेनिक इंजन में कौन सी गैसों का प्रयोग किया जाता है? समझ गए यार? तो ये आ गया ना। तो अभी बात स्टेशन के बारे में, लॉन्च व्हीकल, फिर आपका उपग्रह या सैटेलाइट। उपग्रह 2 प्रकार के हैं ये अपना, कृत्रिम उपग्रह है और प्राकृतिक उपग्रह है। जो कृत्रिम उपग्रह है ये मुख्य रूप से जैसे आपका रोहिणी हो गया, आर्यभट्ट हो गए, है ना? और जैसे आपने सुना हो अन्य के बारे में, जैसे
चंद्रयान वगैरह ये क्या है, सब सैटेलाइट सारे आपके, ये आपके कृत्रिम कहलाते हैं। और प्राकृतिक जो कि प्रकृति में पहले से मौजूद हो या जिनका जो प्रकृति में है, जो नेचुरली है, वो आपके प्राकृतिक उपग्रह है। यदि उपग्रह की बात करें तो उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक उपग्रह होते हैं आपके जैसे जो जिनका काम हुआ केवल संचार सुविधाओं को, इनसेट प्रणाली एक होती है इसमें इनसेट प्रणाली, दूसरी आपकी IRS प्रणाली। जो इनसेट प्रणाली है इसका प्रयोग केवल दूर संचार वगैरह जैसे रेडियो वगैरह है, टीवी वगैरह है ना, इन सब के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और वहीं यदि हम IRS की बात करें, इनका प्रयोग होता है केवल संसाधनों के बारे में जानकारी व्यक्त करना। जैसे आपने सुना हो कि आपके किसी आसपास के क्षेत्र में जानकारी लगी कि यहाँ पर कोयले के भंडार है या हीरा के भंडार है या पेट्रोलियम भंडार है, तो ये बताएगा कौन? जो उपग्रह होते हैं या जो सैटेलाइट होते हैं, ये जो उपग्रह वगैरह है इनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र में कौन सा संसाधन है। और जो रेडियो वगैरह, टीवी वगैरह जितने भी हम दूर संचार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं वो किस प्रणाली से? इनसेट प्रणाली, INSET ना, इनसेट प्रणाली। और जो IRS है इसका कार्य मुख्य रूप से संसाधनों के बारे में जानकारी एकत्रित करना या संसाधनों को बताना कि इस क्षेत्र में ये संसाधन है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कहीं हीरे के भंडार हो तो वो किस प्रकार से हमें जानकारी लगेगी, मतलब कि जो IRS प्रणाली है उसके माध्यम से हम ये जानकारी लग सकती है कि यहाँ पर हीरे के भंडार है। और जो आपके उपग्रह है मुख्य रूप से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए IRS प्रणाली आपका एक उपग्रह है, ठीक है ना, जैसे ये आपकी अर्थ है ना, पृथ्वी है, और यहां पर ये सैटेलाइट है जो ऊपर आसमान उड़ रहा है या ऊपर अपनी कक्षा में स्थापित है। समझ नहीं आ रही? कोई उपग्रह है जो अपनी कक्षा में स्थापित है और यह एक IRS प्रणाली का उपग्रह है। तो ये क्या करेगा, यहां से तरंगों को भेजेगा, ठीक है ना। फिर ये तरंग वापस कहां जाएगी, उसी के पास, और ये जाएगी फिर जो कि इसरो का सेंटर होगा, जैसे आपका बैंगलोर हो गया, ठीक है, वहां पर स्थापित होंगे। वहां जाने पर ये बताएगा कि यहाँ पर कौन कौन से संसाधन है। समझ में नहीं आ रहा? और ये विधि कहलाती है, ये कहलाती है प्रकीर्णन विधि। प्रकीर्णन विधि या प्रकीर्णन विधि के माध्यम से जो उपग्रह वगैरह आपके हैं ये क्या करते हैं, हमें संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो इस चीज इतना समझ आपको मैंने इसरो के बारे में ना कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आपका नया जोड़ा गया इस बार, ठीक है, पहले नहीं था आपके में, परंतु इस बार इसको जोड़ दिया गया है। समझाएगा? तो अब अगली क्लास आपकी नेक्स्ट टाइम होगी। थैंक यू। एक महत्वपूर्ण सूचना दे देना चाहता हूं। आप सबको पता होगा कि अभी 2021 में जितने भी एग्जाम 2020 के हों या उसके पहले के हों, अलग अलग विभाग में उनकी भर्तियां शुरू हो रही हैं, विज्ञप्ति आ रही हैं। ऐसे में होता क्या है कि आप अलग अलग फॉर्म भरते हैं, अलग अलग स्टडी मटेरियल लेते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत अधिक पहुँच जाती है, जो कि हज़ारों में होती है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके अपने एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के द्वारा, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट एप्लीकेशन के द्वारा एक ऑफर दिया गया है। आपकी फाइनेंशियली कंडीशन को देखते हुए अभी जितने भी एग्ज़ाम होना है फरवरी से लेकर दिसंबर तक, यानी 2021 में जितने भी एग्ज़ाम पीईबी के द्वारा कराए जाएंगे, यदि आप चाहते हैं कि उन सभी का स्टडी मटेरियल, चाहे नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, वीडियोस, क्लासेस हों, अगर वो सभी आपको लेना है तो अभी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट अभी बहुत कम है, 1500 रुपीज़ है। आप अपना नाम लॉक करा सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इससे ये होगा कि जितने भी एग्ज़ाम आएंगे उनके अलग अलग पेमेंट आपको नहीं करने पड़ेंगे। कंटेंट के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, जितने भी एग्ज़ाम, अभी आपको मैं बता दूं कि लगभग 8 से 10 एग्ज़ाम होना है इस साल, जो कि कॉमन एग्ज़ाम रहेंगे, उन्हें सभी स्टूडेंट दे पाएंगे। तो आप अभी से अपना जो है नाम रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा कीमत ना चुकानी पड़े तैयारी करने की। ये ऑफ़र सिर्फ चैनल से जुड़े हुए मेंबर्स के लिए है।
व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए मेंबर्स के लिए है, एप्लीकेशन से जुड़े हुए मेंबर्स के लिए है। तो इस ऑफ़र का फ़ायदा लें। ये ऑफ़र बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद यही अमाउंट रहेगा जो कि आपको दिख रहा है, और इसका जो कंसेशन अमाउंट है वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।